हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव रसायन गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वाले अपनी क्लास में बताया था कि आने वाले अगले वीडियो में आपको मोलरता से संबंधित, नॉर्मलता से संबंधित और मोलरता से संबंधित, यूँ कहें कि नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता जो कि सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ थीं, हमने बताया था कि आने वाले समय में हम उस पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आज वो समय आ गया है जहां पर आज हम केवल मोलरता से संबंधित सवालों को स्पष्ट करेंगे। और यही नहीं, मोलरता किस प्रकार से, मोलरता पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसको हम क्लासिफाइड करके आपको बताएंगे। एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं मोलरता है क्या, फिर मोलरता से संबंधित क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए देखते हैं मोलरता। मोलरता कह सकते हैं सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है, एक तरीका है। मोलरता का मतलब भी हो गया कि विलीय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलीय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो लीटर में रहेगा। विलयन का आयतन लीटर में, यह है सूत्र। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम नोट करते हैं स्मॉल n से, और विलयन का आयतन नोट करते हैं कैपिटल V से। और ये भी जाने रहिए कि किसी भी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उसके भार, यानी कि पदार्थ का भार या विलेय का भार जिसे हम स्मॉल w, और विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान जिसे हम m से नोट करते हैं। ये रहा आपका मोल निकालने का सूत्र। तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर W/m, और मोलरता जिसे हम नोट करते हैं कैपिटल M से, यानी कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल V, और n निकालना हो तो n इक्वल टू W/m हो जाएगा। अब इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं पहले उसका हम क्लासिफिकेशन कर लें। जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि कितने कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे साधारण, पहला हम अगर बात करें, एक क्लासिफाइड करते हैं। पहला भाग इसका होता है साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न का मतलब हो गया साधारण प्रश्न। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न आएंगे जो बिल्कुल सूत्र बेस्ड होंगे। मोलरता का जो ये फार्मूला दिया गया है इसी फार्मूले पर बेस्ड होगा, तब ऐसे को हम बोलते हैं साधारण प्रश्न। जैसे एक प्रश्न अगर लिया जाए, प्रश्न लिख दिया जाता है कि जैसे यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन पहला है कि 5.85 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड 250 ml विलयन में 250 ml विलयन में उपस्थित है। 250 ml विलयन में उपस्थित है। मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए ये आसान सा प्रश्न है। हमने कहा ये साधारण प्रश्नों के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये बिल्कुल फार्मूले पर आधारित है। जैसे दिया गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है जो कि 250 ml विलयन में उपस्थित है, यानी उसी में घोला गया है। विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे, कभी भी किसी न्यूमेरिकल को हल करने से पूर्व, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो या फिर मैथ का हो,
हम जानते हैं क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने से ज़्यादा जो उसमें तथ्य छिपा होता हमें मिल जाता है। जैसे अगर इसी प्रश्न की बात करें, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड का जो भार दिया गया है, बिल्कुल ग्राम है मतलब भार दिया गया है, NaCl का भार यानी वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे आप स्मॉल w से डिनोट करते हैं। स्मॉल w इक्वल टू दिया गया है 5.85, 5.85 ग्राम दे दिया गया। और उसके बाद फिर आगे पढ़ें, 250 ml बिलेन में उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड था उसे 250 ml बिलेन में डुबोया गया है, यानी उसी में विलीन किया गया है। तो जो ये 250 ml बिलेन है वो 250 ml उसका आयतन, किसका आयतन है, बिल्कुल दिया गया है 250 ml बिलेन का आयतन है। तो हम लिखेंगे बिलेन का आयतन, बिलेन का आयतन दिया गया है 250 ml, 250 ml। फिर और कुछ भी नहीं दिया गया है, फिर कह रहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लिखेंगे मोलरता m बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें विलेय पदार्थ का भार मिल गया, विलेन का आयतन मिल गया, हमें मोलरता ज्ञात करना है। फिर आप सूत्र में जाएंगे, सूत्र में लिखा गया है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या चाहिए, वो मोलों की संख्या हमारे पास नहीं है। विलेन का आयतन चाहिए, वो हमारे पास है, विलेन का आयतन क्लियर है। विलेन के मोलों की संख्या नहीं है, इसके लिए हम सूत्र जानते हैं N बराबर W/m। इसमें आपको W दिया गया है लेकिन m नहीं मिला है, तो m हम स्वयं निकालेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं NaCl का आणविक द्रव्यमान, NaCl का अणुभार लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, NaCl का अणुभार। तो जानते हैं NaCl का अणुभार निकालने के लिए स्मॉल m से नोट करेंगे। यहाँ पर दिया गया NaCl, और आसान कर दें ताकि सबको समझ में आए, ये Na और पदस लिखेंगे Cl। Na का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता 23, इसका होता है 35.5, मिला करके हो जाएगा 58.5। ये मिल गया, यहाँ पर आपको m भी मिल गया। अब आसान हो गया, हमें चाहिए क्या क्या था, W चाहिए था, m चाहिए था और v चाहिए था। ये सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन ध्यान देना है ये जो आयतन होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। यहाँ पर जो आयतन दिया गया है वो ml में दिया गया है। हम इसे अथवा करके कर सकते हैं, 250 ml को हम भाग दे देंगे 1000 से, और जब 1000 से हम भाग दे देंगे तो ये जा करके लीटर में बदल जाएगा, 25/100 ये लीटर हो जाएगा। अब चलिए हम इसे फार्मूले पर रखते हैं। फार्मूला आपके सामने दिया गया है कि मोलरता बराबर यहाँ पर N/V दिया गया है, N के स्थान पर हम W/m लिखेंगे, ऐसे W/m इंटू V। यहाँ पर आगे चलेंगे, W की वैल्यू जो है यहाँ से लेंगे, दिया गया है 5.85 बाई m का वैल्यू दिया गया है m, स्मॉल m यहाँ पर स्मॉल m दिया गया है 58.5। फिर उसके बाद इस फार्मूले में भी चाहिए, भी हमें दिया गया है 25/100। तो ऐसे करेंगे, ये 25 यहाँ होगा और 100 जो है जा करके यहाँ पर होगा। इस प्रकार से अब हम इसे काट लेते हैं, 25 का 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है। यदि इसे हमें दशमलव को हटाना है तो हटा दीजिए, यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, 5 8 5 गुणे यहाँ पर कर लेंगे 10, और ये ऊपर है 4, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
आपका आ गया 4/10, 2 दूनी 4 करेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे। फिर आगे चल करके 5 से करेंगे भाग 2 को, तो 5 शून्य शून्य और 5 चौ 20। इसकी जो मोलरता आएगी 0.4 मोलर हो जाएगा। 0.4 मोलर, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। दिया गया है 5.85 ग्राम NaCl, 250 ml में ये डिजॉल्व किया गया है। कह रहा है कि मोलरिटी को कैलकुलेट करना है, तो हमें जो जो दिया गया पहले उसे लिखेंगे। NaCl का वेट दिया गया है 5.85 ग्राम। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है 250 ml, उस 250 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 250 ml बाई 1000, यानी 1000 से भाग देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलरता निकालना था, अणुभार नहीं दिया गया था, अणुभार हम स्वयं ज्ञात कर लेंगे। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे 58.5 हो जाएगा। फिर चले आएंगे हम सूत्र पर, W/m/V होता है। सारे के सारे डिजिट जितने यहाँ दी गई हैं उसमें से जिनका जिनका ये मान है हम यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.4 मोलर। ये जो क्वेश्चन रहा ये बिल्कुल साधारण प्रकृति का रहा। साधारण प्रकृति का मतलब जो समझिए कि बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड था। तो आप लोग एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी साधारण प्रश्नों के अंतर्गत ही आएगा। वो ये है, हम फार्मूले को मिटा देते हैं, आवश्यकता अनुसार फार्मूले को रखा जाएगा। ये है दूसरा क्वेश्चन है। 40 ग्राम, सपोज कीजिए क्वेश्चन है 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH को 500 ml बिलेन में, 500 ml बिलेन के आयतन में, ऐसा लिखेंगे, बिलेन के आयतन में विलीन किया गया है, विलीन किया गया है। कह रहा है मोलरता बताइए, मोलरता बताइए। ध्यान दीजिए, बस जैसे पहले था बस सेम क्वेश्चन वैसे यहां पर भी है। कह रहा है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH 500 ml बिलेन के आयतन में। देखिए 500 ml बिलेन के आयतन, यानी कि V बराबर जो है ये क्लियर हो गया कि इसका आयतन जो है वो कितना है, 500 ml है। और ये W भी क्लियर हो गया कि W की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 ग्राम है। कह रहा मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी आपको मोलरता ज्ञात करना है। अब मोलरता ज्ञात करना बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि जैसे आपने पहले हल किया, आपने पिछले वाले प्रश्न को देखा, उसमें भी आधार यही बना था कि सेम और सेम फार्मूले पर था। इसको आप बिल्कुल हल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ही प्रश्न के हिसाब से जिसे आपने पिछला देखा एकदम हूबहू वही है, बस केवल है क्या, यहाँ पर विलेय पदार्थ को चेंज कर दिया गया है और उसके भार को चेंज कर दिया गया है। यहाँ विलेन का आयतन जो पहले 250 ml था वो यहाँ पर 500 ml हुआ, बाकी कुछ है नहीं। चलिए लिख देते हैं, जैसे NaOH का भार, NaOH का भार स्मॉल w बराबर ये हो जाएगा 40 ग्राम, 40 ग्राम हो गया। और NaOH का हम अणुभार भी लिखें, NaOH का अणुभार स्मॉल m बराबर, देखेंगे सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16
और इसका होता हाइड्रोजन का 1। जब इसे आप ऐड करेंगे तो 6 3 9 1 10 के 0 हो जाएगा, 2 1 3 1 4। इसका जो अणुभार आएगा वो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर विलयन का जो आयतन दिया गया उसको भी लिखेंगे। विलयन का आयतन V बराबर यहाँ दिया गया है 500 ml। 500 ml इसका आयतन दिया गया है, और इस 500 ml आयतन को आप लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 500 बटे कर लेंगे यहाँ पर 1000। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1/2। तो हम इसे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, या और भी करना चाहो शॉर्ट तो हो जाएगा 0.5 लीटर। 0.5 लीटर। अब मोलरता की बात करें कि मोलरता बराबर स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू यहाँ पर v लिखेंगे। w का मान दिया गया है 40 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया है वो भी आया 40, और यहाँ पर कैपिटल V जो आया हुआ है आयतन, ये आया है 0.5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 10/5। दशमलव को जब हटाना चाहेंगे तो 10 ऊपर लिखना पड़ेगा। अब जब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी इसका आयतन जो मोलरता आ जाएगा ये हो जाएगा 2 मोलर। इस प्रकार से इसकी मोलरता निकल करके सामने आती है, या 2 मोलर इसका आयतन हो जाएगा, ये 2 मोलर की सांद्रता हो जाएगी। तो साधारण प्रश्नों के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, मतलब जो बिल्कुल सूत्र बेस्ड होंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र को ध्यान में रखना है। और हमने बताया क्वेश्चंस को कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने से होता क्या है कि जो भी इसमें तथ्य छिपे होते हैं, जिनके सहारे हम कैलकुलेशन करने वाले होते हैं, वो सारी चीज़ें इसी में से हमें मिल जाती हैं। जैसे देखिए हमने 40 ग्राम NaOH को, अब अगर हम क्वेश्चन को ना पढ़ते तो हो सकता है ये भी मानते कि 40 ग्राम NaOH है क्या, कहीं विलयन तो नहीं है क्या। इसे जानने के जब प्रश्न पढ़ेंगे तो मालूम चला हमको कि NaOH जो विलेय पदार्थ है यही वास्तव में घुला हुआ है, और उस विलयन का आयतन कितना था, 500 ml था। तो 500 ml आयतन में घुला हुआ था, जिसको हमने आयतन को जो ml में था उसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.5 लीटर आ गया। बाकी अणुभार और भार दिया ही गया था, अणुभार हमने निकाल लिया और उसी को उठा करके हमने फार्मूले पर बेस्ट कर दिया। जैसे फार्मूले पर किया उसका रिजल्ट सामने आ गया। चलिए इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन का आधार भी हम बदल देते हैं। इस न्यूमेरिकल में जब आप क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे, तरीके मालूम चल जाएंगे। जैसे दूसरा वाला आधार अगर मान लें, हम कह सकते हैं मोलरता तथा नॉर्मलता पर आधारित। मोलरता तथा नॉर्मलता पर आधारित, यानी अब की बार जो प्रश्न आने वाला है वो मोलरता और नॉर्मलता पर बेस्ड होगा। देखिए एक फार्मूला होता है, अभी हम उस फार्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे ताकि ये ना रहे कि फार्मूला हमको रटना पड़े। फार्मूला ये है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। हम यन कर देते हैं और यन के कई माने हैं। कभी कभी इसी यन को कहते हैं हम संयोजकता। वो प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है, संयोजकता भी कहते हैं। मतलब कौन सा पदार्थ है, लवण है, अम्ल है कि क्षार है, तो ये संयोजकता हम शॉर्ट फॉर्म में यन लिख देते हैं। अब जैसे संयोजकता भी कह सकते हैं, इसको हम अम्लीयता भी कहते हैं, अम्लीयता भी कहेंगे, और इसे क्षारीयता भी कहेंगे, इसे हम क्षारीयता भी कहते हैं। 3 चीज़ों में से कोई भी। जैसे समझिए
यदि आपको NaOH दे दिया जाए, हम इस N को बता रहे हैं, जैसे NaOH दे दिया जाए तो जब आप NaOH को आयनित करेंगे तो आपको Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जब कोई क्षार पदार्थ दिया जाता है तो उसकी अम्लीयता देखी जाती है। यहाँ पर सोडियम आयन की संख्या केवल 1 है, इसलिए इसकी अम्लीयता N बराबर यहाँ के लिए कितना हो जाएगा 1। इसकी अम्लीयता यानी कि N बराबर हो जाएगा, जहाँ पर हमको N का मान रखना होगा ऐसे प्रश्नों को हल करने के दौरान जहाँ पर NaOH होता हो विलेय पदार्थ के रूप में, वहाँ N बराबर हम 1 लिखेंगे। अभी जैसे दे दिया जाए HCl, जब आप इसे तोड़ेंगे तो होगा ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा H पॉजिटिव की संख्या, यानी अम्ल इसमें H पॉजिटिव के कारण आता है, लेकिन हम इसे क्षारीयता जानते हैं। इसकी जो क्षारीयता होगी यहाँ पर 1 ही है, तो N बराबर इसके लिए भी हो जाएगा 1। इस प्रकार से और देखा जाए, जैसे CaCl2 की बात कर लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Ca2 पॉजिटिव और प्लस 2Cl नेगेटिव। यहाँ पर कुल मिलाकर के संयोजकता का जो हेर फेर होता है वो केवल 2 का हो रहा है, तो इसके लिए हम N बराबर प्रयोग करेंगे 2। जहाँ पर भी ऐसा आएगा विलेय पदार्थ के रूप में, वहाँ पर हम N बराबर 2 लेंगे। अभी जैसे H2SO4 की बात करें, H2SO4 को अगर आयनित करेंगे तो 2H पॉजिटिव फुल्ली आयनित करना है प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर अगर N की बात करें तो यहाँ पर N आ जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पर 2H पॉजिटिव है। 2H पॉजिटिव हो या OH नेगेटिव की बात करें या फिर हम संयोजकताओं की बात करें, तो इस प्रकार से हमें जानकारी मिल जाती है कि इसमें N बराबर कितना होगा। अब अगर N बराबर आपको मालूम चल जाता है तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे N करके हम मोलरता को भी निकाल सकते हैं, नॉर्मलता को। चूँकि अभी हम मोलरता पढ़ रहे हैं तो हम मोलरता के बेस पर प्रश्न लेंगे। चलिए देखते हैं, मोलरता बेस पर कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नॉर्मलता भी छिपा होता है, और अभी हम इसे बताएंगे कि आया कैसे। जैसे पहले एक प्रश्न ले लें, दिया गया है कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 0.4 नॉर्मल का मतलब हो गया NaCl। नॉर्मल का मतलब NaCl, नॉर्मल का मतलब होगा NaBr। यहाँ पर हम अलग कुछ बता दिए। ये नॉर्मल दिया गया है 0.4n, यानी इसकी नॉर्मलता जो है 0.4 दी गई है। सोडियम ब्रोमाइड की मोलरता बताइए, सोडियम ब्रोमाइड की मोलरता बताइए। चलिए देखते हैं, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ चीज़ें जो इसमें दी गई हैं उसे पहले ध्यान से देखते हैं। इसमें नॉर्मलता आपको पहले दे दिया गया है। नॉर्मलता की बात करें तो नॉर्मलता यहाँ दिया गया है 0.4, और आपसे पूछा मोलरता, तो एक चीज़ अभी नहीं ज्ञात है, इसका N कितना होगा। तो N निकालने के लिए आप NaBr को पहले आयनित करिए। सोडियम ब्रोमाइड को जब आप आयनित करेंगे तो सोडियम 1 पॉजिटिव प्लस Br 1 नेगेटिव आएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर N बराबर 1, चाहे इसे मानिए चाहे इसे मानिए, कुल मिलाकर के आयनों की संख्या, विपरीत आयनों की संख्या कुल मिलाकर के 1 है, जिसे आप संयोजकता भी कह सकते हैं। आप इस फार्मूले में जब रखेंगे, फार्मूला दिया गया है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे स्मॉल n। नॉर्मलता का वैल्यू दिया गया है 0.4 इंटू m आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर नॉर्मलता इसके जो n का मान आया है वो आया है 1, तो m बराबर हो जाएगा 0.4, यानी इसकी जो मोलरता आएगी वो 0.4। इससे एक बात और स्पष्ट होती है, हम उसको बताते चलें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा? ध्यान दीजिएगा, जब किसी पदार्थ को आयनित करने पर उसके संयोजकता, अम्लीयता या क्षारीयता, निम्न तीनों में से कोई भी
यदि 1 आ जाता है, 1 आने की दशा में जो उसकी नॉर्मलता होती है वही उसकी मोलरता भी हो जाती है। हमने इस प्रश्न में बढ़िया से देखा कि 0.4 था, हमको इससे अभी कोई मतलब नहीं, जो हमने बात बताई पहले उस बात पर चर्चा करें कि NaBr को जब आपने तोड़ा तो यहाँ पर n बराबर केवल 1 आया है। n बराबर 1 आने से उसका आंसर भी वही आया जो पहले दिया गया था नॉर्मलता में, 0.4 नॉर्मल था तो मोलरता भी 0.4 आ गया। उसका रीजन आप यहाँ से देख सकते हैं, जब इसे आप आयनित करेंगे तो n का मान 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा m इंटू n करेंगे इक्वल टू n करेंगे तो जो वैल्यू n का हो तो रखेंगे, m इंटू n के स्थान पर लिखेंगे 1, और जब करेंगे तो आ जाएगा वही आंसर। तो स्पष्ट होता है इससे कि जब भी n का मान 1 कहीं दिखाई देता हो तब तुरंत समझ जाना चाहिए इसकी मोलरता भी वही होगी। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी में, फिर आपको हम इसे डिटेल कर देते हैं कि कैसे ये नॉर्मलता और मोलरता में एक दूसरे से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन को पहले हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन और लिया जाए, दिया जाता है, क्वेश्चन है कि 0.4, देखिए हम फिर 0.4 लेते हैं, 0.4 n फिर H2SO4। अच्छा प्रश्न है, 0.4 n H2SO4 की मोलरता बताइए, की मोलरता बताइए। देखिए मोलरता पूछ रहा है इसमें, तो फार्मूला वही है, लेकिन यहाँ पर जो विलेय पदार्थ दिया गया है वो H2SO4 है। आप H2SO4 को जब आयनित करेंगे तो यहाँ पर H2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, यहाँ पर हमने पिछले वाले क्वेश्चन से पहले हमने बताया था H2SO4 को आयनित करके यहाँ पर n बराबर आ गया 2। अब जब n बराबर 2 आ गया, हमने बताया सूत्र में क्या, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n। n का मान दिया गया है 0.4, यहाँ पर m लिखेंगे, m के बाद n का मान दिया गया 2, तब आप m बराबर करेंगे 0.4 और बाई यहाँ पर 2 आ जाएगा 0.2 मोलर। हाँ यहाँ देखेंगे, यहाँ पर n की संख्या 2 आ गई है। जब n की संख्या 2 आ गई तो उसी 2 से हमें भाग कर देना। यदि यहाँ पर n का मान 1 आया होता तो जो भी H2SO4 की नॉर्मलता थी वही उसकी मोलरता भी हो जाती। चलिए एक बार इसे फिर से आप लोग देख लीजिए अच्छे से। H2SO4 को आयनित किया गया, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में n बराबर 2 आ गया। फार्मूले पर बेस्ट करते हैं, n इक्वल टू m इंटू n, n का मान आएगा 2 और इस कैपिटल N मतलब नॉर्मलता का मान आया है 0.4। अब मोलरता निकाल लेंगे, 0.4 बाई 2 इक्वल टू 0.4 इंटू बाई 2 इक्वल टू 0.2 मोलर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन इसी नॉर्मलता और मोलरता पर आधारित रहे। अब हम चाहेंगे इस नॉर्मलता और मोलरता के बीच में संबंध कैसे आया है, ताकि भविष्य में आपको रटना ना पड़े। हम उस संबंध को स्थापित करने के लिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं, मतलब दोनों फार्मूले को एक साथ रखते हैं, फिर देखते हैं। चलिए एक तरफ हम बात कर लें मोलरता की और एक तरफ बात कर लेते हैं नॉर्मलता की, क्योंकि जब तक दोनों सामने नहीं होंगे तब तक संबंध भी स्थापित नहीं होगा। तो पहले हम दोनों को सामने रखते हैं फिर संबंध स्थापित करते हैं। चलिए हम इस साइड में नॉर्मलता को रख लेते हैं और इस साइड में मोलरता को रख लेते हैं, अब सही रहेगा। यहाँ नॉर्मलता बराबर, हम नॉर्मलता को नोट कर देते हैं n से और मोलरता को नोट कर देते हैं m से। चलिए देखते हैं, नॉर्मलता बराबर होता है विलीय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, विलीय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन
का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में कर देते हैं, जिसे हम भी से नोट करते हैं। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम किसी से दिखा देते हैं, जैसे EG से दिखा देते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कह सकते हैं, तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी ये। EG से दिखा देते हैं, क्योंकि अभी और शार्ट हो जाएगा ये। तो अब फिर देखिए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगी। यहाँ से EG बराबर कर सकते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब होता है विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ के भार को स्मॉल w से, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, जिसे हम E से दिखाते हैं। विलेय पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार, मतलब इसके स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं। अगर इसके स्थान पर हम ऐसा लिखेंगे, अभी भी हमें तुल्यांकी भार निकालने में समस्या है, तो पहले अब तुल्यांकी भार की दशा में चलते हैं, फिर सारे को उठा करके हम इसमें रखेंगे। चलिए देखते हैं, ये हम विलेय पदार्थ के तुल्यांकी भार यानी फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, अभी मूल फार्मूले में हम इसे उठा करके रखेंगे। E बराबर तुल्यांकी भार बराबर विलेय पदार्थ का अणुभार, यहाँ लिखेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार, अणुभार के लिए हम स्मॉल m का प्रयोग कर देंगे। विलेय पदार्थ का अणुभार और विलेय पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है, विलेय पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता, संयोजकता यह हमने लिखा है, संयोजकता, अम्लीयता, क्षारीयता में से कोई भी, जिसको हम स्मॉल n से दिखा देते हैं। चलिए ये दोनों फार्मूले यदि हम उठा करके इसमें रखें तो नॉर्मलता का एक नया फार्मूला तैयार होता है। जैसे जब हम E को इसके स्थान पर रखेंगे, तब ऐसी दशाओं में जो EG होगा, यदि समीकरण, इसको समीकरण के रूप में अगर लें, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखेंगे EG, तब EG बराबर जो होगा विलेय पदार्थ का भार, तो क्लियर ही है, विलेय पदार्थ का भार, तुल्यांकी भार के स्थान पर जब हम इसे लिखेंगे तो हो जाएगा m, और ये जब बटे होगा तो ऊपर हो जाएगा यह n हो जाएगा। अब फिर ये समीकरण जो है तीसरा तैयार हुआ। अब इस समीकरण तीसरे को उठा करके हमने समीकरण नंबर 3 प्राप्त किया। इस समीकरण नंबर 3 को उठा करके मूल समीकरण में जब नॉर्मलता वाले में लिखते हैं, तो नॉर्मलता बराबर देखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या EG के स्थान पर आप लिखेंगे W/m, W/m हो जाएगा, और इंटू ये हो जाएगा विलेयन का आयतन दिया गया, ये हो जाएगा V, हो गया W/m, और यहाँ पर हो जाएगा यह n, यही होगा W/ विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये आया है W/m किया गया, और W के साथ है n कर दिया गया, और नीचे दिया गया था आयतन, हमने कर दिया V। तो ये जाकर के नॉर्मलता का वह फार्मूला प्राप्त हुआ जहाँ पर तुल्यांकी भार को भी निकाल दिया गया है और उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकाल दिया गया है। अच्छा, अब अगर मोलरता की बात करें तो मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, जिसको हम n से दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम n डैश कर देंगे। n डैश करने का मतलब ये रहा, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देता होगा, फिर से लिख देते हैं, वो दूर पड़ गया। यहाँ पर m बराबर
विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, जिसे हम स्मॉल n से लेकिन n डैश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक n आया है, ये संयोजकता के लिए है, हम उसके लिए n डैश का प्रयोग कर देते हैं, और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जिसे हम v से दिखाते हैं, और वो भी होगा लीटर में। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन तो एक प्रकार से v मिल रहा है, और इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो m बराबर हो जाएगा n डैश बटे हो जाएगा v। या इसे और भी स्पष्ट करना चाहें, दोनों में मोलों की संख्या को कॉमन लेना चाहें, तो n डैश बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा m इंटू v। इसे आप ऐसा मूल समीकरण मानिए, जब दोनों का संबंध स्थापित करेंगे अभी तो मालूम चले। देखिए ये वाला जो W/m आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको n कर सकते हैं, यानी कैपिटल N यहाँ पर कर दें, कैपिटल N बराबर जो है ये W/m के स्थान पर हम n डैश कर सकते हैं, मोलों की संख्या है, इंटू यहाँ पर n करेंगे और बाई यहाँ पर v करेंगे। और जब आप n डैश करेंगे, n डैश बराबर करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल N इंटू कैपिटल V, कैपिटल N इंटू कैपिटल V, और कैपिटल N इंटू कैपिटल V बाई स्मॉल n हो जाएगा। चलिए ये n इस n के साथ तुलना कराया जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कि मोलारता व नॉर्मलता नॉर्मलता से प्राप्त n की तुलना। देखेंगे दोनों में n एक दूसरे के बराबर हैं, हम कर सकते हैं n इंटू भी बाई स्मॉल n इक्वल टू m इंटू भी। यहाँ पर देखेंगे ये वाला भी इस भी को कैंसिल कर देगा, और फिर होगा क्या, n इक्वल टू m इंटू n। देखिए यही आपको मिला था, यहाँ पर नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता। तो बिल्कुल आपको फार्मूला रटना नहीं है बल्कि समझना है, तो समझ करके रखेंगे तो फार्मूले को रटना नहीं पड़ेगा। जैसे एक बार पुनः हम बताते चलें कि नॉर्मलता और मोलरता दोनों को हम दो भाग में कर लेते हैं। नॉर्मलता का मतलब हो गया कि विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जिसे आपने ईजी से देखा, और विलयन का आयतन लीटर में, जिसे आपने बी से नोट किया। ईजी बराबर यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार भी नहीं पता था, तुल्यांकी भार निकालने के लिए विलेय पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता। तो अणुभार के लिए यम का प्रयोग, विलेय पदार्थ के अणुभार के लिए यम का प्रयोग किया और संयोजकता के लिए यन का प्रयोग किया। अब Eg बराबर स्मॉल w बाई इंटू स्मॉल n बाई m, और यन W/m को आप यन भी कहते हैं, यहाँ पर यन कर देंगे, यन बराबर W/m के स्थान पर यन कर सकते हैं, ये मोलों की संख्या होती है, इंटू यन मतलब संयोजकता बाई भी। अगर यन को अलग करना चाहते हैं तो यन इक्वल टू यन इंटू भी बाई यन। और दूसरे वाले में मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यम इक्वल टू यन डैश भी हो गया, फिर जब यन को निकालेंगे तो यम इंटू भी हो जाएगा। अब मोलरता व नॉर्मलता से प्राप्त दोनों के मोलों की संख्या से हम तुलना करते हैं, और जब तुलना करते हैं तो यन इंटू भी बाई स्मॉल एन इक्वल टू यम इंटू कैपिटल भी। अब यहाँ पर दोनों का आयतन चूँकि समान था, दोनों का आयतन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन इक्वल टू यम, यानी कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता। तो बस इसी प्रकार से हमने इसका डेरिवेशन किया, और जो हमारा मूल फार्मूला था
हम उसको प्राप्त कर लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही कि नॉर्मलता और मोलरता पर आधारित हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। अभी और भी इसमें हैं, एक आध दो टाइप और इसमें होंगे। हम कल इसी समय यानी कि 7 बजे रोज पर डे आप 7 बजे नए नए क्लास को पाएंगे जो इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब जब तक ये पूरा सेशन ख़त्म नहीं हो जाता है, वैसे तो रोज़ 7 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा ही। क्रम से एक एक करके सभी टॉपिक पर अच्छे से आपको समझाया जाएगा कि जितना भी मोलरता से जुड़ा हो, नॉर्मलता से जुड़ा हो, या आने वाले और भी तमाम सान्यताएँ हैं, जैसे हमने भी मोललता भी बताया, वही बचा हुआ है, अभी अकेले नॉर्मलता भी बचा हुआ है। तो डेली जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो सबको जोड़ते हुए सॉल्व किया जाएगा। जैसे आज हमने मोलरता और नॉर्मलता पर आधारित प्रश्न को बता दिया, और कल इसी समय यानी कि 7 बजे आपको फिर से वो वीडियो मिलेगा, इसका अगला वाला भाग, जिसमें जो कुछ मोलरता से बचा हुआ है, जैसे अभी घनत्व का मैटर बचा हुआ है, घनत्व पर आधारित, तो घनत्व पर आधारित भी कल मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे विलयन का आयतन दिया गया हो, मोलरता दी गई हो, और ये कहा जाए इसमें कितने ग्राम पदार्थ की आवश्यकता होगी इस प्रकार के विलयन को बनाने के लिए, अभी वो भी प्रश्न बचा हुआ है। तो आने वाले कल हम फिर उसको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इसे दोहराते रहिए, और जो भी फार्मूला दिया गया है उसको भी आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। एक बार इसे दोहरा लेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस आज यहीं पर यह सेशन क्लोज किया जाता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।